एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो आपका लेक्चर हो जाता है उसमें हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने अवस्थाओं के बारे में डिटेल में जाना, जैसे आपकी शिशुअवस्था हो जाती है, बाल अवस्था हो जाती है और किशोर अवस्था हो जाती है। इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चीज़ों को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो आज हम लोग बुद्धि के बारे में समझ लेते हैं कि बुद्धि कहते किसे हैं, कैसे इसका यूज होता है, क्या चीजें हैं, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि जैसे जो व्यक्तियों में बुद्धि होती है, ठीक है ना, तो वो आधारों के यानी कि जैसे व्यक्ति भिन्नता के आधारों में से एक प्रभावशाली जो कारक हो जाता है वो बुद्धि, यानी क्या होता है कि मानसिक योग्यता है। बुद्धि क्या है? तो मानसिक योग्यता है। और मानसिक योग्यता जैसे बुद्धि एक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न रखती है। कैसे भिन्न रखती है? यानी क्या करती है कि जो बुद्धि होती है वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से क्या रखती है, तो भिन्न रखती है। किस तरह से भिन्न रखती है, तो इसको समझते हैं कि जैसे कहा जाता है कि वो एक अच्छा शिक्षक है। जैसे आपने कहा कि वो अच्छा शिक्षक है, आपने कैसे जाना कि वो अच्छा शिक्षक है? या आपने कहा वो बहुत अच्छा पत्रकार है, यानी श्रेष्ठ पत्रकार है, तो आपने कैसे जाना कि वो श्रेष्ठ पत्रकार है? कुछ तो ऐसा है ना, तभी तो आपने उसकी अच्छाई को जाना। या आपने कहा कि वो सफल व्यापारी है, ठीक है। तो इन सब चीजों को कहने के लिए किस चीज से आपने अनुमान लगाया? तो यानी इससे आपने अनुमान लगाया कि उसकी जो बुद्धि है वो बहुत तेज है ना। जब बुद्धि तेज होगी तभी तो वो सफल व्यापारी, अच्छा पत्रकार यानी श्रेष्ठ पत्रकार और अच्छा शिक्षक बन पाएगा। ऐसे ही तो सब नहीं बन पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाती है। और दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि जैसे क्या है कि एक विद्यार्थी है, वो कक्षा में 3 बार फेल हो गया। तो भाई वो क्यों फेल हो गया? क्योंकि आपने उसकी बुद्धि को देखा, बुद्धि के अकॉर्डिंग यानी उसने वर्क किया और उसमें उसको विफलता प्राप्त हुई। तो ये क्या हुआ कि दूसरी तरफ अगर एक तरफ वो श्रेष्ठ है तो क्यों है, और एक तरफ वो श्रेष्ठ नहीं है तो क्यों है ना। या आपने कहा कि वो 3 बार फेल हो गया, तो यानी कि वो क्या है, वो अमुक व्यक्ति जो है, वो अमुक व्यक्ति व्यवहार मूर्खों जैसा। अब जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो क्या कर रहा है, अब आपके साथ ऐसा वो व्यवहार कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है कि जैसे मूर्ख लोग करते हैं। मूर्खता यानी बुद्धि से तो रिलेटेड है ना, तो उसकी बुद्धि नहीं है। कहते नहीं बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो होती है, सभी के पास होती है, लेकिन उसका यूज तो जो उसमें कहते नहीं कि आपका एक सूत्र है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जब किसी की बुद्धि लब्धि को आंकना होता है तो कैसे हमको पता चलता है, तो पता तो चला ना कि वो अच्छा पत्रकार है, वो अच्छा अध्यापक है, वो सफल व्यापारी, यानी उसने अपनी बुद्धि से वर्क किया और उसमें सफलता प्राप्ति की। कोई बच्चा फेल हो गया यानी वो बुद्धि को उसने यूज नहीं किया, यानी उसकी बुद्धि लब्धि कम है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे और आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बुद्धि क्या है। जैसे बुद्धि का जो संबंध हो जाता है वो क्या है, तीव्रता तथा निर्बलता से माना जाता है। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो जीवन की बहुत सारी यानी जब जिंदगी आप जीते हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना होता है, बहुत संघर्ष करना होता है। लेकिन संघर्ष का मतलब ये नहीं कि आप उसमें हार जाएं। हारने वाले को क्या कहते हैं, इसके पास बुद्धि ही नहीं, उसने क्या किया, अपने आप को समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि आप कोई अच्छी चीज के लिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहते नहीं कि आपने हार मान ली, वहां पे आप बैठ गए दुबक के, यानी क्या हुआ, आपने अपनी बुद्धि का यूज नहीं किया। लेकिन परिस्थितियों से जो सामना करता है, तो परिस्थितियों से सामना वो कैसे करता है, यानी कि उसने अपनी बुद्धि का यूज किया और जो भी परेशानियां आई, जो भी दिक्कतें आई, उनका सलूशन उसने खोजा। अब जब सलूशन खोजा तो क्या हुआ, उसको सफलता प्राप्त हुई। तो यही तो होता है ना, तो बुद्धि का यूज यही तो होता है। तो कह सकते हैं कि बुद्धि शब्द का प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में किस तरह से कर सकते हैं, बहुत तरह से कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि क्या राम अधिक बुद्धिमान है? भाई हम कह सकते हैं कि क्या राम अधिक बुद्धिमान है श्याम से, या
आप ऐसे कह सकते हैं, क्या श्याम का बौद्धिक विकास अधिक हुआ है? कैसे? तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए कि ये प्रश्न उठता है कि आखिर बुद्धि है क्या? आखिर बुद्धि है क्या? तो इसी के बारे में तो हम लोग जान रहे हैं कि बुद्धि जो है वो क्या है, यानी परिस्थितियों के अनुसार चलने की जो शक्ति हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो बुद्धि से तो मिलती है। हमको मान लीजिए कोई हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई, अब उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? हम बुद्धि से निकालेंगे, है ना। तो बुद्धि में कोई एक गुण नहीं होता बल्कि अनेक गुणों का समुच्चय है। यानी क्या कहा जा रहा है कि बुद्धि में कोई एक ही गुण नहीं होता है, बहुत से गुणों का समुच्चय होता है। क्योंकि एक गुण हो तो वो एक चीज को एक टाइम पे सोच पाएगा, बस बात खत्म यहाँ पे। लेकिन क्या है कि बुद्धि जो है बहुत सी चीजों का, यानी बहुत ज्यादा, बहुत सी चीजों यानी बहुत से गुणों का समुच्चय हो जाता है ना। और किसी भी व्यक्ति को, यानी जो मनुष्य है, बुद्धिमान या बुद्धिहीन कब तक नहीं कहना चाहिए? कब तक नहीं आप कहेंगे? जब तक कि उसके व्यवहार में निहित बुद्धि के अन्य गुणों का परीक्षण न किया जाए। अभी आपके सामने दो व्यक्ति हैं, दो जन है कोई, आप उसको ऐसे नहीं पता लगा पाओगे। आपने फेस देखा और आपने कहा, फेस से सिर्फ क्या चीज आप पता लगा पाओगे? उसकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब होता है बाहरी मुखौटा। अब यहाँ पे आप कहोगे मैम आप तो बुद्धि पढ़ा रही हैं, आप तो पर्सनालिटी पे पहुंच गई। लेकिन हम साथ में लेके चलेंगे एग्जाम्पल कि जब आप पर्सनालिटी देखते हो कि भाई इसका कद बहुत लंबा है, इसकी मेंटेनेंस कितनी अच्छी है, इसने कितना अच्छा सूट पहन रखा है, ठीक है, आप ये चीज उसका ये बाहरी दिखावा है, यानी आपने बाहरी मुखौटा उसने लगाया। पर्सनालिटी का मतलब ही नकाब या बाहरी मुखौटा हो जाता है, तो उसको लगाया है, यानी कि बाहरी मुखौटा लगाना ही तो होता है ना। तो आपने ऐसे देख लिया कि ये पर्सनालिटी है, लेकिन उसकी बुद्धि क्या है आपने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि अभी आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं है। आप ये नहीं जानते वो अच्छा पत्रकार है या अच्छा शिक्षक है या क्या है या अच्छा व्यापारी है। लेकिन जब आपने जाना कि अच्छा शिक्षक है, तो आपने जाना कि इसकी बुद्धि बहुत तेज है, ठीक है ना। या कोई नेता है, नेता कोई आसानी में तो नहीं बन जाता ना, बहुत बुद्धि का यूज करते हैं। तो यानी आप समझ गए कि इनकी बुद्धि बहुत तेज है। लेकिन वहीं पे एक है और वो बहुत अच्छा, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी। लेकिन क्या हुआ, जब आपने पता किया तो आपने देखा कि वो हर चीज में विफल हो रहा है। कैसे? क्योंकि वो तो ना तो पढ़ाई में अच्छा है, ना उसने सक्सेस प्राप्त की है, बाहरी लोगों से उसने धोखा भी बहुत खाया है। यानी क्या है, उसने बुद्धि का यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसका जब आईक्यू लेवल चेक किया गया तो वो कुछ भी नहीं निकला, है ना। तो आपने कहा ये मूर्ख है, ये जड़ बुद्धि है, ये मंद बुद्धि है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज जान ली कि बुद्धि कहते किसको है, ठीक है ना। अब बुद्धि की जब जांच करनी होगी तो आप कैसे, जैसे भाई लाइट है, ठीक है ना, और पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम इसकी जांच कर ले कि लाइट है या नहीं है। आपने पंखे को ऑन किया, कूलर को ऑन किया, तो क्या हुआ, वो नहीं चला। आप समझ गए कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है इसीलिए नहीं पंखा चल रहा है। अब यहाँ पे समझ लें, जैसे बुद्धि के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? एक्सप्लेनेशन, और जो कॉन्स्ट्रक्ट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप समझ लें कि बुद्धि ऐसा मानसिक तत्व है जिसके कारण दो व्यक्ति को समझने के स्तर में, स्मरण शक्ति तथा समस्या को हल करने के स्तर में अंतर होता है। वही चीज जो हम लोगों ने जाना कि दो जन हैं, लेकिन आप दो जन को कैसे समझेंगे कि कौन प्रखर बुद्धि का है और कौन मंद बुद्धि का है? तो उसका बाहरी दिखावा देख के नहीं, आप उसका चेक करेंगे आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल आप ऐसे तो नहीं चेक कर सकते। आप जब जानेंगे उसके बारे में कि ये क्या है, इसने क्या सक्सेस प्राप्त की है, तब आप जान जाएंगे कि ये मंद बुद्धि है या प्रतिभाशाली बुद्धि का है या प्रखर बुद्धि का है। यहाँ पे ये चीज हो गई। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है शक्ति में तथा समस्या को हल करने के स्तर में अंतर होता है। अतः बुद्धि कोई भौतिक तत्व नहीं है, ये अभौतिक तत्व है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। भाई
कोई चीज ऐसी है जिसे आप टच कर सकते हो। आपके पास चेयर है, आप उसको टच कर सकते हो। आपके पास टेबल है, उसे आप टच कर सकते हो। बुक को आप टच कर सकते हो, पेन को आप टच कर सकते हो। क्या बुद्धि को आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप उसको टच नहीं कर सकते हो, लेकिन अनुभव कर सकते हो, अनुभव लगा सकते हो, है ना। अनुभव लगाने पर आपको क्या ज्ञात होगा कि उसकी बुद्धि कितनी है। वही कि अगर आपको कोई चीज जाननी है तो उसके बारे में जानना रहेगा। वही कि अगर आपने फ्रिज चलाई और उसका स्विच ऑन किया, आपने देखा लाइट है या नहीं है, ये चेक करा, तो जब फ्रिज नहीं चली यानी कि लाइट नहीं है। यानी जब आपने उस मनुष्य को चेक किया कि उसने क्या सफलताएं प्राप्त की है, तो यानी आपने कहा नहीं, ये बुद्धिहीन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। यानी बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक महोदय ने किया। और बुद्धि की प्रमुख परिभाषाओं को हम निम्नलिखित परिभाषाओं के द्वारा हम समझ सकते हैं कि बुद्धि होती क्या है। अभी तो हम लोगों ने इस तरह से समझा कि बुद्धि क्या होती है, अब हम लोग परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि को समझ लेते हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय ने क्या कहा है कि वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। यानी क्या कह रहे हैं कि जैसी परिस्थिति हो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना, उसके अकॉर्डिंग योग्यता है, उसको क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। और ये चीज बिल्कुल सही है कि हम लोग क्या करते हैं कि परिस्थिति के अनुसार ही वर्क करते हैं। और हमारी बुद्धि ऐसा तो है नहीं भौतिक है जो दिख रही है आप उसको टच कर सको। हमारी बुद्धि मस्तिष्क के अंदर रखी हुई है, वो यूज होती है, उसको आप यूज करते हैं, है ना। और इसमें ये एक चीज भी है कि जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतनी ही ज्यादा बढ़ती। और चीजें होती है जैसे आपका धन है, जैसे आप जितना खर्च करेंगे वो खर्च हो जाएगा, है ना। लेकिन बुद्धि ऐसी है जैसे आपका ज्ञान है, जितना ज्यादा आप प्राप्त करेंगे, जितना ज्यादा आप बांटेंगे, जितना ज्यादा बांटेंगे ज्ञान आपको उतना मिलेगा। बुद्धि आप जितनी ज्यादा यूज करेंगे उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि आज आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको आपकी बुद्धि एक क्वेश्चन के माफिक बढ़ पाई, लेकिन कल आपने 10 क्वेश्चन पढ़े, आपकी बुद्धि 10 क्वेश्चन के पे बढ़ गई। यानी आपकी बुद्धि क्या है? बढ़ रही है। ठीक है ना। यहाँ पे टर्मैन महोदय ने क्या कहा है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी क्या है कि जो अमूर्त वस्तुएं हैं उनके बारे में हम सोच रहे हैं। हम सोचते किससे हैं? बुद्धि से सोचते हैं, है ना। तो क्या है इसकी योग्यता ही क्या कहलाती है? तो बुद्धि कहलाती है। और बकिंघम महोदय ने क्या कहा है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। यानी भाई हम सीखते हैं। जैसे कोई जन है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं सीख पाता, क्या कहते हैं कि बुद्धि है ही नहीं क्या तेरे पास, ऐसे बोलते हैं ना कि बुद्धि नहीं है। तो यानी क्या है कि जो सीखते हैं और सीखने की शक्ति क्या कहलाती है? तो बुद्धि कहलाती है। और बर्ट महोदय ने क्या कहा है कि नवीन मनोशारीरिक संवेगों के आयोजन द्वारा अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में पुनर्स्थापन की शक्ति ही बुद्धि होती है। यानी क्या कहने का मतलब है कि नवीन मनोशारीरिक संयोगों के आयोजन द्वारा अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में, यानी जो नई परिस्थितियां आई हैं हमारे सामने और उसको पुनर्व्यवस्थापन की शक्ति, यानी जो नवीन जो हमारी परिस्थितियां आई हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी और पुरानी परिस्थितियां भी हैं उनको भी हमको सॉल्व करना है। यानी सब ये जो व्यवस्थापन होता है, पुनर्व्यवस्थापन, उस की शक्ति ही क्या कहलाती है? तो बुद्धि कहलाती है। उसके बाद कई परिभाषाएं हैं हम देखते हैं, और कुछ जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि जो हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि थॉर्नडाइक महोदय ने, टर्मैन महोदय और बकिंघम, और भी ये परिभाषाएं हो जाती हैं। और यहाँ पे जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आपकी हो जाती है वुडवर्थ के अनुसार। अब वुडवर्थ ने क्या कहा है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है कि भाई जब आप कार्य करते हैं तो क्या करते हैं, कहाँ कैसे करते हैं? जब आप माइंड लगाते हैं, कहते नहीं भाई ऐसा वर्क हो रहा है, भाई मेरी समझ नहीं आ रहा है, बोले कि भाई थोड़ा सा माइंड लगा लो, यही तो कहते हैं ना। तो माइंड लगा लो का मतलब क्या होता है? क्या उसमें माइंड को टच करना होता है? नहीं, अपनी बुद्धि का यूज करना होता है। तो जब बुद्धि का यूज करते हैं यानी बुद्धि कार्य करने की एक विधि हो जाती है। और वुडवर्थ विधि
यानी वा से वुडवर्थ, और इसमें 2 बार वा आया हुआ है यानी विधि। वुडवर्थ यानी विधि। आप इस तरह से इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है कि बुद्धि कार्य करने की क्या है, तो एक विधि है। वुडरो ने क्या कहा, अब इसमें भी वाह है लेकिन यहाँ पे 2 वाह है इसलिए यहाँ पे विधि हो गई। अब यहाँ पे क्या है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। क्या है, वुडरो महोदय ने क्या कहा है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। जब आप ज्ञान अर्जन करते हैं, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, बुद्धि से तो कर रहे हैं ना। आप ज्ञान को क्या कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। तो जब वो अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, वो बुद्धि तो कहलाएगी ना। तो इस तरह से बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता हो जाती है। उसके बाद गॉल्टन महोदय ने क्या कहा है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। क्या कहा है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बिल्कुल, बुद्धि से ही तो आप दूसरों को पहचान पाते हैं, चीजों को पहचान पाते हैं और सीखते भी हैं, यानी बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। और डियर बॉन्ड के शब्दों में, बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप बुद्धि लगाएंगे तभी आप चीजों को सीख पाएंगे और उससे अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। और जो अनुभव से लाभ उठाते हैं, भाई आपको अनुभव प्राप्त हुआ, आप स्टडी कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, आपको नॉलेज मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है, फिर इससे आप लाभ तो प्राप्त करेंगे ना। आप भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो जब शिक्षक बनेंगे तो आपको क्या है, लाभ तो मिला। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। तो हम लोगों ने कुछ परिभाषाओं को भी देख लिया। अब देखते हैं बुद्धि की विशेषताएं। इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो बुद्धि की यानी परिभाषाओं के बाद बुद्धि की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। लेकिन जैसे आपका जो बुद्धि मापन का हो जाता है कि किसके द्वारा ये मापन का सिद्धांत आया और कितनी बुद्धि कौन सी मानी जाती है, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो जो बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहले किन्होंने, तो बिने महोदय ने क्या किया, 1905 ईस्वी में। कब, तो 1905 ईस्वी में बुद्धि परीक्षण तैयार किया, ठीक है। और सन 1908, कब, तो सन 1908 से 1911 में इस परीक्षण में क्या हुआ, संशोधन भी किए गए, ठीक है। और सन 1915, कब, तो सन 1915 और 16 में क्रमशः बर्ट और टर्मेन ने बिने प्रभावशाली में संशोधन किया। इन्होंने क्या किया, जो बिने ने परीक्षण किया 1905 ईस्वी में बुद्धि के ऊपर वर्क किया, यानी तो इनमें संशोधन भी किया गया। और संशोधन कब किया गया, तो 1915 और 16 यानी 15 और 16 में क्रमशः यानी एक लाइन से बर्ट और टर्मेन ने प्रभावशाली संशोधन किया। और इसमें टर्मेन ने बुद्धि लब्धि का मान निकाला। किसने निकाला, तो टर्मेन ने। यहाँ पे याद रखिएगा कि टर्मेन महोदय ने बुद्धि लब्धि का क्या निकाला, तो मान निकाला। और बिने ने बुद्धि मापन का मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उच्च मानसिक प्रक्रियाओं की परीक्षा की और व्यक्ति के समझाने, सारांश निकाले, परिस्थितियों के अनुसार विचार करने और ध्यान को एकाग्र करने की शक्ति की परीक्षा लेकर बुद्धि का अनुमान लगाया। इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है कि सन 1935, कब, तो सन 1935 की हम बात कर रहे हैं। 1935 में मुरे एवं मार्गन, किसने, तो मुरे एवं मार्गन महोदय ने, ठीक है ना। मार्गन ने क्या किया, ये मार्गन है, मार्गन महोदय ने क्या किया, अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT कैट, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, CAT कैट। तो अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण कब किया, तो 1946 ईस्वी में। और लियोपोल्ड बेलन ने किया, ठीक है ना। अंतर्बोध परीक्षण टेट का, यहाँ पे प्रासंगिक बोध परीक्षण टेट और आपका CAT कैट, ये दोनों हो जाते हैं। यहाँ पे हम इसको सीरियल वाइज लिख देते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, तो क्या है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, तो आपका टेट हो जाता है। टेट का निर्माण कब हुआ, तो 1935 में। और किसने किया, तो मुरे एवं मार्गन ने किया। किसने किया, तो मुरे एवं मार्गन ने किया, मुरे एवं मार्गन ने, ठीक है ना।
और आपका हो जाता है अंतर्बोध परीक्षण। क्या? अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT कैट, है ना। तो का निर्माण कब हुआ? तो 1946 में लियोपोल्ड बेलक। किसने? तो लियोपोल्ड और इसमें हो जाता है बेलक। लियोपोल्ड बालक ने किया और इसका प्रयोग 3 से 11 आयु वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है इनको भी हम जानेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो बुद्धि परीक्षण है तो इसमें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं। और वैसे तो आपका देखिए प्रतिभाशाली बच्चा है, सामान्य बच्चा है, अत्यंत उच्च बच्चा है, सामान्य बच्चा है, पिछड़ा बच्चा है, अत्यंत पिछड़ा बच्चा है, सीमा पर है, मूर्ख है, मंदबुद्धि और जड़ बुद्धि है। लेकिन ज़्यादातर अगर एग्जाम की बात कर ली जाए आपकी क्वेश्चंस बनते कैसे हैं और कहाँ से बनते हैं, यानी आपका सबसे पहले अगर बनता है तो अति प्रभावशाली, यानी यहाँ पे प्रतिभाशाली की बात कर रहे हैं, प्रभावशाली नहीं, प्रतिभाशाली, ठीक है ना। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, प्रतिभाशाली, इसका IQ लेवल कितना होता है? तो प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है उसका IQ लेवल 140 प्लस यानी 180 तक जाता है। कितना जाता है? 140 प्लस यानी 180 तक चला जाता है। और जो सामान्य बच्चा होता है, ठीक है ना, तो इसका 90 कितना होता है? तो 90 से 110 तक माना जाता है। ये कौन सा बच्चा होता है? तो ये सामान्य बच्चा होता है, सामान्य बच्चा, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि मंद बच्चा कौन होता है, तो आपका जिसका 70 IQ लेवल होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? जो 70 तो मंद बच्चा होता है, मंद बच्चा होता है। लेकिन देखिए प्रतिभाशाली बच्चा तो वेल एंड गुड। क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पर वर्क करना होता है ज़्यादा। सामान्य बच्चा है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ख़राब है, बीच का है, बीच की हर एक चीज़ अच्छी होती है, यानी सामान्य चीज़, नॉर्मल चीज़ अच्छी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, तो सामान्य में कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चा है तो ऐसे लोग क्या बनते हैं भाई? साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं, है ना। तो इन पे तो वर्क करना ही रहता है और बहुत ज़्यादा वर्क करना रहता है। और मंद बच्चा, और कहते नहीं कि विशिष्ट बच्चे में जरूरी नहीं वही चीज आए जो अच्छाई हो, विशिष्ट बच्चे में वो भी चीज आती है जो बुराई हो। जैसे हमने आपको बताया कि आप गोरे हो तो आपको कहा गया कि आप बहुत गोरे हो, आप खुश हो गए, अपने पे प्राउड फील किया कि हम गोरे हैं। लेकिन किसी से और उससे आप कहोगे भी वो गोरा है, उसके सामने आप कहोगे तो उसे खुशी लगेगी, महसूस होगी और वो खुश हो जाएगा। लेकिन अगर कोई काला बच्चा है और आपने उसे कह दिया तुम काले बहुत हो, है ना, जैसे गोरे बहुत हो तो खुश है, लेकिन काले बहुत हो जब उससे कहा गया तो वो क्या हुआ? वो नर्वस सिस्टम में हो गया कि मुझे ही काला बनाना था क्या ऊपर वाले को, ये चीज हो जाती है। लेकिन वो उसकी विशेषता है, जो गोरा है वो उसकी खूबी है और जो काला है वो उसकी खूबी है। तो क्या है, हमें दोनों पे वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। हालांकि हम लोग इसकी सारणी को देख लेते हैं कि सारणी में आपका हो जाता है, कई लोगों ने सारणी तैयार की है, तो इसमें देखिए टर्मैन के द्वारा जो सारणी बनाई गई है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। उसके बाद और भी लोगों ने, मेरिल और टर्मैन ने जो सारणी दी है वो 2 तरह से दी है, ठीक है ना, तो ये भी हो जाती है। फिर एक सारणी और दी गई है, कौमुद ने बुद्धि का विवरण कई प्रकार से दिया है, यानी इस प्रकार से दिया, तो सारणी आपकी कई हो जाती है। लेकिन वो सब चीज़ें इसमें इतनी डिटेल में नहीं पूछते हैं, लेकिन अभी आप जब आगे तैयारी करेंगे तो आपको हर एक चीज़ देखनी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब हम विशेषताएं, बुद्धि की विशेषताएं देख लेते हैं कि बुद्धि की विशेषताओं को स्पष्ट करने से पूर्व बुद्धि के संबंध में 2 परिभाषाएं प्रस्तुत हैं। विश्लर के अनुसार बुद्धि एक व्यक्ति की स्वदेशी कार्य करने तक सोचने और अपने पर्यावरण के साथ भली प्रकार व्यवहार करने की समुच्चय अध्रुवीय योग्यता है। स्टोटार्ड के शब्दों में बुद्धि उन कार्यों को करने की योग्यता है जिसमें कठिनाई, जटिलता, मूर्तता, लक्ष्य प्राप्ति में अनुकूलन, सामाजिक मूल्य, मित्रता तथा मौलिकता का उद्गम होता है। और विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसे कार्यों को बनाए रखने की योग्यता है जिसमें शक्ति को एकाग्र करने और संवेगात्मक बलों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए
इसमें आपको परिभाषाएं तो देखनी रहेंगी, आप परिभाषाओं को अच्छे से देखिएगा। और लक्ष्य प्राप्ति यानी बुद्धि सदैव व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता देती है। क्या करती है, यहाँ पे हम देख लें बुद्धि कैसी होती है, तो जन्मजात होती है। बुद्धि ऐसी तो है नहीं कि बुद्धि बाद में आती है ना, ऐसा नहीं है। बुद्धि क्या है, जन्मजात होती है, जब आप पैदा होते हैं आपके साथ में आती है। प्रत्येक व्यक्ति इसे जन्म से लेकर ही उत्पन्न होता है, बिल्कुल होता है। जब वो जन्म लेता है तो बुद्धि उसके साथ में आती है और पर्यावरण का सहयोग उसे प्रखर करता है, लेकिन आती जरूर है। लेकिन जैसा पर्यावरण बच्चों को मिलता है, कहते नहीं कि माहौल पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। अब अगर आपके यहाँ कलह कलेश का माहौल है, बहुत ज्यादा बच्चों को प्रताड़ित करने वाला माहौल है, तो बच्चों की बुद्धि क्या होती है, भ्रष्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये हो जाता है, खत्म नहीं होती है, निकल के भाग नहीं जाती है, लेकिन क्या होता है, कार्य करने की क्षमता जो होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। और अगर यही आप बच्चे, क्योंकि बुद्धि तो साथ में आई है, जन्मजात है, ऐसा नहीं है कि यहाँ आके उसकी बुद्धि बढ़ी है। काम करता है बच्चा तो उसकी बुद्धि भी बढ़ती रहती है, लेकिन ये नहीं है कि जो है बाद में आई है, या जैसा माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग बुद्धि है, बुद्धि साथ में है, लेकिन माहौल पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। अब अगर किसी के यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है, तो बच्चों की जो बुद्धि तो उस पर कार्य करने में क्या होता है, उसको आसानी होती है। और जब कार्य करने में आसानी होती है तो उसको सफलता जल्दी मिलती है, और सफलता जल्दी मिलती है और मिलती भी है, ये चीजें हो जाती हैं। तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बुद्धि जन्मजात होती है, प्रत्येक व्यक्ति से जन्म से लेकर ही उत्पन्न होता है, और पर्यावरण का सहयोग इसे प्रखर करता है। बिल्कुल आप थोड़ा वर्क कर पा रहे हैं, और आपके जो पर्यावरण है, पर्यावरण का मतलब क्या होता है, चारों ओर, जो चारों ओर का जो रहन सहन है वो क्या करता है, उसे और ऊंचा बनाता है ना। विभिन्न विद्वानों ने इसके विकास को किशोरावस्था का मध्यकाल माना है। एकीकरण, बुद्धि की रचना अनेक प्रकार की योग्यताओं के एकीकरण से होती है। व्यक्ति के प्रत्येक कार्य पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे समुच्चय या ग्लोबीय योग्यता कहते हैं। और लक्ष्य प्राप्ति, बुद्धि सदैव व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता देती। बिल्कुल, अब जो टारगेट आपने बना लिया तो क्या है, आपकी बुद्धि उसमें आपका साथ देती है, कोई दे या ना दे, बुद्धि तो आपका साथ देती ही देती है। बस उसे यूज आपको कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हो जाता है बुद्धि लब्धि एवं उसका मापन। तो बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। टर्मेन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र निकाला। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग दिया। जैसे आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, मावा से, इसलिए कि मावा मतलब मानसिक आयु, मा फॉर मानसिक आयु, वा फॉर वास्तविक आयु, तो मावा से याद कर लें और गुणे 100, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, इसमें मानसिक आयु ले लेते हैं, वास्तविक आयु ले लेते हैं और उसको गुणा कर देते हैं, बाकी तो काट पीट तो आप कर ही लेते हैं। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए एक बच्चे के मानसिक आयु इतनी है तो वास्तविक आयु इतनी है, तो आप बताएं कितनी है, या मानसिक आयु इतनी है तो वास्तविक आयु कितनी हुई, तो आप इस तरह से इसको कर ले जाएंगे। देखिए, बुद्धि लब्धि यानी IQ, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100।